हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आई होप कि ट्वेल्थ के बोर्ड का स्ट्रेस आपको परेशान नहीं कर रहा होगा। एंड आई रियली होप कि जो मेरा पिछला सेशन था टाइम मैनेजमेंट के लिए वो आपके काम आ पाया होगा। अब उसको अप्लाई कहाँ करना है, उसके ट्रिक्स आपके सामने आ चुके हैं। देख सकते हो आप पीछे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू स्कोर 95 प्लस इन साइकोलॉजी, ठीक है, बाय मी हूँ निधि शर्मा, आपकी साइकोलॉजी के एजुकेटर। सो हम लोग यहाँ पर, हमारी एक ही किताब है, थैंक गॉड वी आर ब्लेस्ड, बिकॉज बाकी की जो आपके सब्जेक्ट्स है उसमें आपकी काफी सारे अलग अलग वॉल्यूम्स है बुक के। साइकोलॉजी की बस वो एक किताब लेकिन इतनी खतरनाक हो जाती है साबित कई बार कि अगर आप उसको इग्नोर कर दो तो आपके 95 प्लस जो है हार्डली 45 प्लस बन पाएंगे। तो अभी 95 प्लस जो है इसको कैसे यहाँ पे अचीव किया जाए, कैसे आपका यहाँ पे जो स्कोर है उसको स्टेबल किया जाए, कौन से टॉपिक्स पे आपको एक्शन में फोकस करना चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग आज के सेशन में बात करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारी किताब के सबसे पहले चैप्टर के ऊपर, ठीक है, जो कि है आपका वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स? करेक्टरिस्टिक्स। किसी भी एक इंसान के, एक मानव के, एक ह्यूमन बीइंग के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स की बात हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस बारे में नहीं कर रहे हैं कि आप फिजिकली कैसे दिखते हो। यहाँ पर बात हो रही है आपका इंटेलेक्ट, आपकी क्रिएटिविटी, इन सब चीजों के अंदर कितना डिफरेंस होता है। आपने क्लास में देखा होगा ना, आपके 12th क्लास में ही कोई ऐसा होगा जो 95 प्लस बहुत आराम से स्कोर कर जाता होगा, जिसका इंटेलिजेंस बहुत हाई होगा। और कुछ लोग होंगे जो कि क्रिएटिविटी में बहुत ज्यादा होंगे, म्यूजिक हो गया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होगा, इसमें ज्यादा होंगे। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एवरी सिंगल पर्सन इज डिफरेंट, हर कोई अलग अलग है। तो इसके क्या की टॉपिक्स हो सकते हैं? थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। मैंने 3 थ्योरीज को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, प्लीज आप इसको एक बार देखिए कि कौन कौन सी थ्योरीज हैं। देख सकते हैं आप कि स्पीयरमैन है, ठीक है, थर्स्टन है एंड गार्डनर। गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस सिर्फ इतनी ही नहीं है, ऑब्वियसली यस, पर ये है जो एग्जाम में आएंगी ही आएंगी, मेजरली आती ही है कुछ ना कुछ कंसेप्ट में। ये नहीं कह रही कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, टॉपिक में से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ये यहाँ पे कहने का मीनिंग है कि आपको इनको बहुत अच्छे से डीपली पढ़ के रखना है, ठीक है। अब ये कितने टाइप की इंटेलिजेंस होती है, जैसे कि ईक्यू की बात करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस में इंडियन कंसेप्ट भी बताया हुआ है, प्लीज उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। उसका मैं रीजन बता देती हूँ। इन रीसेंट टाइम्स एनसीईआरटी वाज ट्राइंग टू डू वन थिंग, जो कि था इंडियन नॉलेज सिस्टम, उसको हमारी बुक्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करना। तो आप समझ पा रहे हैं कि एवरीथिंग इज अलाइंड विद एनसीईआरटी, कि आप उनकी किताब में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो जो किताब है, वो जो उनका पर्पस है, वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में भी रिफ्लेक्ट होगा, जिसमें आप लोगों को इंडियन पर्सपेक्टिव से इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे देखा गया है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। क्रिएटिविटी, ठीक है, अब क्रिएटिविटी जो है वो यहाँ पे इंटेलिजेंस से अलग होती है, उसकी भी कुछ थ्योरीज हैं, ठीक है, तो वो कैसे अलग है, ठीक है। इंटेलिजेंस के अंदर आपने देखा कुछ गिफ्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं, कुछ लोगों का जो एवरेज इंटेलिजेंस है वो होता है, कुछ लोग बिलो एवरेज होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, आपकी एनसीईआरटी की बुक में बहुत ही सुंदर सा टेबल दे रखा है, ठीक है, जिसमें सारे के सारे आईक्यूज के रेंज दिए हुए हैं। उसको जरूर ध्यान में रखिएगा, उसको याद जरूर करिएगा, क्योंकि उसमें से कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं इवन इन एमसीक्यू, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है ये टॉपिक्स एग्जाम में। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थ्योरीज के बहुत निकल करके आते हैं, और एप्लीकेशन बेस्ड आपको क्वेश्चंस काफी देखने के लिए मिल सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ योर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ऑन द बेसिस ऑफ योर थेरेपेटिक टेक्निक्स एज वेल, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर के बारे में, ओके। सेकंड है सेल्फ एंड पर्सनालिटी। ओ माय गॉश, रियली कंफ्यूजिंग चैप्टर। रीजन इसका क्या है कि सेल्फ क्या होता है, सेल्फ रेगुलेशन क्या है, सेल्फ एस्टीम क्या है, मैम डिफरेंस क्या होता है इन सब चीजों के अंदर। बट डोंट वरी, आई विल टेक अ सेशन ऑन दैट पर्टिकुलरली। वो आपका एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए होगा, बट थ्योरेटिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, फ्रॉइड का साइको एनालिटिकल एनालिसिस, ठीक है। आई टू ईगो, सुपर ईगो, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, कि कैसे हमारा दिमाग जो है बना है, क्या है जो कि उस आइसबर्ग के नीचे है। बहुत इंटरेस्टिंग थियरी है, अपने आप से रिलेट करके भी समझोगे तो बहुत अच्छे से एग्जाम के अंदर भी लिख करके आ सकते हो। वन सजेशन आई विल गिव टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर आंसर राइटिंग, कि जब भी आप आंसर्स लिखेंगे, जिसके टिप्स आपको आने वाले दिनों में बता दिए जाएंगे, एग्जाम्पल जरूर लिखना, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, चाहे आपके ही खुद के क्यों ना हो, उसको अच्छे से फ्रेम करके एग्जाम्पल्स को, उदाहरणों को जरूर दीजिएगा अपने एग्जामिनर को। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड,
ठीक है, कार्ल रॉजर्स कंसेप्ट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट एंड ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी, ठीक है, पर्सनैलिटी असेसमेंट टेक्निक्स क्या क्या होती है, प्रोजेक्टिव टेस्ट, ठीक है, थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, परसेप्शन टेस्ट, ठीक है, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट। तो ये सारे के सारे आपको टेक्निक्स जो है पता होने चाहिए आपके पर्सनैलिटी असेसमेंट में। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगेन थ्योरीज जो है एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक रहता है सबसे ज्यादा। ऑब्वियसली साइकोलॉजी इज कंसिस्टिंग ऑफ अ लॉट ऑफ थ्योरीज, राइट? तो वो तो आएंगे ही आएंगे आपके पास, पर कौन सी आएंगी मेजरली, ये तो थ्योरीज में से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ट्रस्ट मी, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। आई हैव टॉट पीजीटीज एज वेल, आई हैव टॉट अदर पीजी स्टूडेंट्स ऑल्सो, ठीक है, और मैंने वहां तक देखा है कि ये जो टॉपिक्स है ये हमेशा ही फेवरेट रहते हैं, ये अभी नहीं है, हमेशा ही है, लाइफ लॉन्ग के लिए। तो ये आपका वो कंसेप्ट जो कि सीयूईटी यूजी के साथ जाकर के ओवरलैप करेगा, जैसे कि मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे, फिर भूल कर जाती हूँ मैं, माफ करना, थोड़ी सी भुलक्कड़ टीचर है आपकी। चलिए, तो आता है थर्ड चैप्टर अब हमारा, ठीक है। थर्ड चैप्टर के अंदर मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, ये चैप्टर ऐसा है जो कि आई बिलीव आप लोगों को पढ़ना चाहिए। साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स ही सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकली परेशान रहते हैं, जो मैंने अपने प्रीवियस ईयर्स में देखा था व्हेन आई वाज टीचिंग माय स्टूडेंट्स फॉर 12th साइकोलॉजी एंड दे वर ऑल, मैम बहुत टेंशन हो रही है, मैम कैसे करेंगे। तो लाइफ के जो चैलेंजेस है ना, हम उसको इतना सीरियस लेते हैं, हमेशा लेते हैं, लेना भी चाहिए। कुछ चीजें सीरियस लेने वाली होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, और क्या नहीं है और क्या है, कैसे कोप करे अगर ले लिया है सीरियस। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के ऊपर आते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, जिसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। आई अंडरस्टैंड कि बच्चों को लगता होगा अगर इस चैप्टर पे क्या ही पढ़ना है, छोड़ो इसको, ठीक है, लेकिन आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, उसके अंदर आपको मैं साफ साफ बता दूं, कुछ चैप्टर्स आपके सिर्फ पीवाईक्यू से भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स के अंदर आपको एक्चुअल में टॉपिक्स को रीड करने की जरूरत है, और अपने आंसर को थोड़ा बहुत कीवर्ड्स उठा करके एनसीईआरटी के लैंग्वेज में लिखने की ही जरूरत है। तो क्या करना पड़ेगा, चैप्टर को रीड करना पड़ेगा, तो एटलीस्ट रीड इट। क्या क्या? स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स पता होनी चाहिए, योगा मेडिटेशन, आपको अभी अभी जो मैंने आपको सेशन दिया था टाइम मैनेजमेंट का, ठीक है, उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे मैंने आपको समझाया कि स्ट्रेस हो रहा है, फोकस नहीं लग रहा है, रिलैक्स करना है, मेडिटेशन करो, वॉक करने जाओ, ठीक है। ये सारी टेक्निक्स आपकी क्या होती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स होती है, ठीक है। तो दो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस यूनिट के अंदर, वो है कोपिंग स्ट्रैटेजीज एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, ठीक है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, इवन इफ यू आर इग्नोरिंग द होल चैप्टर, बट दिस इज अ इंपॉर्टेंट वन, जो कि दो टॉपिक्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ऑलराइट, चलते हैं अब अगले के चैप्टर के ऊपर, चैप्टर नंबर 4, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ओके, आई बिलीव ये ऐसा आप लोगों का चैप्टर होगा जिसको लेके आपको कई बार डर लग जाता होगा, क्योंकि देखो मैं ऑनेस्टली आपको बता दूं, साइकोलॉजी इज नॉट दैट इजी सब्जेक्ट, ठीक है। हम लोगों को कई बार लगता है कि भाई नए नए सब्जेक्ट्स आए हैं, कुछ टाइम पहले तक इतने पॉपुलर नहीं थे, धीरे धीरे पॉपुलैरिटी पकड़ रहे हैं, क्या ही होगा, ठीक है। लेकिन आई हैव सीन स्टूडेंट्स स्केयर्ड, जिनको एक्चुअल में इसमें अपना करियर परस्यू करना था, दे रियली वांटेड टू ऑप्ट फॉर साइकोलॉजी एज देयर फ्यूचर करियर, ठीक है, फ्यूचर प्रोफेशन। तो इसके अंदर उन लोगों ने इस डिसऑर्डर वाले चैप्टर को बहुत ही ज्यादा हल्के में कभी नहीं लिया, क्योंकि समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था, ठीक है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स, उनका क्लासिफिकेशन किस किस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंडर है, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। ट्राई कि पिक्चर्स की हेल्प से, ग्राफ्स की हेल्प से आप इसको पढ़े, एक माइंड मैपिंग करें, बिकॉज पूरा का पूरा आप अगर पढ़ने बैठेंगे तो आप लोगों को बार बार एक ही थ्योरेटिकल प्रोसेस से निकलना पड़ेगा कि क्यों होता है, क्या होता है, क्या सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स तो पता होने ही चाहिए, ठीक है। सिम्टम्स की तो लिस्ट अपने दिमाग में से छाप लेना बिल्कुल एग्जाम में लिखने के लिए, बट एक माइंड मैपिंग जरूर करना इन पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स की। कॉजेज, सिम्टम्स, स्किज़ोफ्रेनिया, ये सब के सब आपके डिसऑर्डर जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनके सिम्टम और इनका ट्रीटमेंट फिर कैसे हो, जो कि आपकी थेरेपेटिक टेक्निक्स के अंदर भी आएगा, वो जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो आपके चैप्टर्स है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड थेरेपेटिक टेक्निक्स, ये दोनों आपस में अलाइन करते हैं बहुत, तो इनको आप बैक टू बैक पढ़िएगा। ऐसा मत करना कि पहले एक पढ़ लिया, फिर ब्रेक ले लिया, फिर उसके बाद उसको पढ़ा नहीं कुछ टाइम तक, भूल जाओगे क्या रिलेट करना है क्या नहीं करना, दोनों को ही साथ में पढ़ना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, चलते हैं फिफ्थ चैप्टर के ऊपर, ठीक है।
थेरेपेटिक अप्रोचेस, ठीक है, तो ये आ गई आपकी थेरेपेटिक टेक्निक्स। यहाँ पे क्या क्या होती हैं, साइकोथेरेपी क्या होती है, टाइप्स क्या है, ह्यूमनिस्टिक है, बिहेवियरल है, किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है यहाँ पे, या फिर किसी का इंटरव्यू लेकर के डायग्नोस करना है कि वो कितने बॉर्डर लाइन पे है। ये सब की सब चीजें समझनी है आपको इसी पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, विच इज एक्चुअली वेरी इंस्ट्रक्टिंग। डीबीटी, सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज क्या क्या होती हैं। ट्रस्ट मी, आगे जाकर के ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है आज के टाइम में भी बूम कर रहा है, आगे भी करेगा और करता ही रहेगा, बिकॉज पीपल हैव स्टार्टेड गिवन द इम्पोर्टेंस कि वो कैसे इस पर्टिकुलर अपने माइंड हेल्थ को, अपने वेल बीइंग को अच्छा रख सकते हैं, ठीक है। सो ये आप समझ के चलिएगा कि अगर आपने इसको अभी स्किप किया और आप आगे फ्यूचर में एक साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो आप वो कहीं ना कहीं गैप क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है। क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर ये चीजें बहुत अप्लाई होती हैं, ठीक है। बिहेवियरल साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, इन सब के अंदर ये आपका चैप्टर बहुत ही हेल्प आपको करेगा, बिकॉज ऑब्वियसली यूजी करके तो आप नहीं रुकेंगे, पीजी भी तो करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट भी तो करेंगे, तो उसमें ये चैप्टर आपको हमेशा हेल्प करेगा और एंड तक साथ रहेगा ये चैप्टर। अगेन जैसे मैंने आपको फ्रॉयड के लिए बताया, मैस्लो के लिए बताया, वही सेम चीज जो है वो आपकी इस चैप्टर के अंदर भी आती है कि क्या क्या चीजें हैं जो आपकी अप्लाई होती हैं, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये टॉपिक्स जो कि आपके अगेन ओवरलैपिंग है विद सीयूईटी यूजी, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे अपने 6th चैप्टर के ऊपर, ठीक है। 6th चैप्टर है एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। अब एटीट्यूड के अंदर आपका एक मॉडल है एबीसी मॉडल, अफेक्टिव, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव, कि क्या क्या चीजें हैं जो यहाँ पे इमोशनली काम करती हैं। अफेक्शन का मतलब होता है, अफेक्टिव का मतलब होता है इमोशंस। कैसे आपके एटीट्यूड जो है वो यहाँ पे पहले एटीट्यूड बनता है, फिर वो बिहेवियर में कन्वर्ट होता है। ये सब की सब चीजें आपके माइंड की प्रोसेसिंग में काम करती है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस टॉपिक के अंदर आपको सिंपली यही चीजें हैं जो कि सबसे ज्यादा ध्यान देनी है, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं इसके अंदर। सोशल कॉग्निशन एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि स्कोरिंग भी है साथ में। तो एक बात ध्यान से समझना कि टॉपिक्स जो स्कोरिंग है प्लस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, ये एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन है जो आपको 95 प्लस लेने से रोक नहीं सकता। पर अगर स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं तो कई बार डिफिकल्ट भी होते हैं, तो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो 3-4 बार ही पढ़ लो इसको, पक्का आएगा। एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, तीसरी बार आएगा। प्लस आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। आई एम गोना गिव यू अ स्टडी प्लान, पूरा स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, जो कि आपको बताएगा कि आपको कौन से दिन कौन से चैप्टर का कौन सा पार्ट पढ़ना है, एंड उसी के हिसाब से मेरा खुद का रिवीजन आपके लिए चला करेगा क्लास के अंदर, ताकि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसकी क्वेरीज आपके दिमाग के अंदर क्लियर होनी शुरू हो जाए। तो उसका भी जरूर वेट करिएगा आने वाले दिनों में, ठीक है। चलते हैं अब हम लोग यहाँ पे अपने 7th चैप्टर के ऊपर। सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस, ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे रिसर्च के प्रोसेस को बहुत लगाया गया है कि हमें कोई स्टडी करनी है। जैसे कि आपने रेफरेंस ग्रुप का कभी अगर नाम सुना होगा, ठीक है, जो कि हर्बर्ट हाइमन का दिया गया कंसेप्ट है, तो उन्होंने यही तो जानने की कोशिश करी थी कि हमारा सोशल एनवायरनमेंट हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालता है, क्या इन्फ्लुएंस डालता है, उसकी वजह से ग्रुप प्रोसेसेस में डायनामिक्स क्या देखने के लिए हमको मिलते हैं। ये सब की सब चीजें जो है आपकी यहाँ पर निकल के आती है। एक ग्रुप के अंदर आपको कॉपरेशन, कॉम्पिटिशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये 3 चीजें देखने के लिए मिलती है कि आप सहयोग भी करेंगे, प्रतिस्पर्धा भी होगी और संघर्ष भी चलेगा। तो ये सब की सब चीजें जो हैं आपके पूरे ग्रुप के ऊपर असर डालते हैं, क्योंकि डायनामिक्स, उनका रिलेशनशिप लोगों का, मेंबर्स का किस प्रकार का है। तो ये चैप्टर में आपको ये बहुत ही अच्छे से कंफॉर्मिटी, ओबीडियंस, जिसको हम अनुपालन कहते हैं, अनुशासन कहते हैं, कंप्लायंस कहते हैं, ग्रुप डायनामिक्स कहेंगे, ये सब की सब चीजें आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखनी है, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं आपके यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 के ऊपर। जिस भी स्टूडेंट को ये पर्टिकुलर पीडीएफ चाहिए होगा, प्लीज आप लोग उसको हमारे सीयूईटी के टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आपको लिस्ट इसमें मिल जाएगा। रेस्ट बाकी जब मेरा स्टडी प्लान आपके पास आएगा तो उसके अंदर आप लोग बहुत आराम से देख पाओगे कि मैंने कितना टाइम कौन से टॉपिक को डेडिकेट किया है, कंसिडरिंग कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अब आती है साइकोलॉजी एंड लाइफ, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, कि अब ह्यूमन जो है अपने आसपास के एनवायरमेंटल के साथ कैसा इंटरेक्शन करता है, जिसको हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही पॉजिटिव लाइट में देखने की कोशिश करते हैं कि क्या चीजें यहाँ पर होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोशल इश्यूज, क्या क्या है, पॉवर्टी है, डिस्क्रिमिनेशन है, वायलेंस है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पर्टिकुलर जो आपका केडर है सोशल इश्यूज का, ये आपको जरूर इसके अंदर पढ़ना चाहिए, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी दोनों को ही एक साथ लेकर के बैठे हैं 12th में, उनको तो पक्का से ये चीज करनी चाहिए, बिकॉज
प्लस यूजी में भी काम आएगा जब सीयूईटी का एग्जाम देंगे, ठीक है। साइकोलॉजी इन वर्क प्लेस, ये टॉपिक बच्चों को बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है इसको देख के कि मे बी इसमें कई बार आप क्या ही पढ़ोगे और क्यों ही पढ़ना है। ट्रस्ट मी, मैंने पीवाईक्यूज में इस क्वेश्चन को कई बार रिपीट होते हुए देखा है, ठीक है। तो इस टॉपिक को तो आप स्टार लगा लो अपने दिमाग में कि करना ही करना है। एंड अगेन आप देख सकते हो कि रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको इसमें देखने के लिए बहुत मिल सकते हैं, जो कि पर आप अपनी आंसर राइटिंग के अंदर मेंशन कर सकते हो। तो आप प्लीज इसको भूलिएगा नहीं कि आपको अपनी आंसर राइटिंग जो है मेंशन करनी है, जब उसमें आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देने ही देने हैं। आपके 3 पार्ट्स में आपका आंसर डिवाइड होगा, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में आपका एक एग्जाम्पल भी जा सकता है, इंट्रोडक्शन में भी जा सकता है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आंसर राइटिंग इन टॉपिक्स को लेके करनी है। ऑलराइट, सो दिस वाज इट। एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो आपकी डिपेंड करेगी वो सिर्फ करेगी कि आप पीवाईक्यूज को कितना ज्यादा इफेक्टिवली सॉल्व करते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव नॉलेज यहाँ पे बिल्कुल अलाइन करनी चाहिए। एंड उसके बाद ही सेशन को खत्म करते करते एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से रहेगी अगेन कि आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए। आपको एस चांद की एप्लीकेशन डाउनलोड करके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली अबाउट सीयूईटी यूजी। आपके 12th के बोर्ड के लिए आपको बहुत मटेरियल वहाँ पे मिल सकता है, आपको हेल्प करेगा आपके आने वाले एग्जाम में 95 प्लस को स्कोर करने के लिए। सो ऑल द बेस्ट एवरीबडी फॉर योर प्रिपरेशंस, एंड अपना ध्यान रखिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।